वह ज्यादा बड़ी तालियां नहीं थी। फिर से शुरू करते हैं। अब बेहतर है। धन्यवाद। हाँ, हम इसे दिलचस्प बनाने वाले हैं। आप इस सत्र के बाद कितने उद्धरण चाहेंगे? मुझे नहीं पता। 7 और 5। ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग। यहाँ सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देवोस में यह एक अद्भुत सप्ताह रहा है। उम्मीद है कि सबने देखा होगा कि हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि सभी सहमत हैं। कुछ बातचीत ऐसी हो सकती हैं जहां हम असहमत हों। कई बातचीत ऐसी हो सकती हैं जहां हम सहमत हों। लेकिन इन बातचीतों के जरिए, और मुझे लगता है कि आज पहले ही एक शांति समझौते के साथ आज का नतीजा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्हीं बातचीतों, समझ और समाधान के लिए मौजूद है। तो यह हमारी पहचान और हम क्या हैं, इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मैं उत्साहित हूं एलन मस्क को यहां पाकर। वह कैलिफोर्निया से सीधे यहां आए हैं अब सबसे मिलने। तो धन्यवाद एलन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मतलब है, मैंने पीस समिट के गठन के बारे में सुना और मैं सोच रहा था क्या वह पीआई है। पता है, ग्रीनलैंड का एक छोटा सा टुकड़ा, वेनेजुएला का एक छोटा सा टुकड़ा, हमें एक मिल गया। हम सिर्फ शांति चाहते हैं। ठीक है। जैसा मैंने कहा, मैं ब्लैक रॉक का एक बहुत गर्वित सीईओ हूं। जब से हम पब्लिक हुए हैं, हमारे शेयर होल्डर्स को ब्लैक रॉक का कंपाउंड रिटर्न 21% रहा है। जब से एलन ने टेस्ला को पब्लिक किया, उनका कंपाउंड रिटर्न 43% है। यह मैं तो बस हर किसी के लिए, खासकर यूरोपियन लोगों के लिए एक और विज्ञापन हूं। यही कारण है कि और नागरिकों को विकास के साथ निवेश करना चाहिए, अपने देशों के साथ निवेश करना चाहिए। कल्पना कीजिए अगर बहुत सारे पेंशन फंड्स ने एलन के साथ निवेश किया होता जब टेस्ला पब्लिक हुई थी, और एलन और विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निवेश करने वाले सभी पेंशन फंड्स को कितना रिटर्न मिलता। तो एक शानदार रिटर्न। बहुत कम कंपनियां हैं। खैर, मुझे नहीं लगता कि आज टेस्ला जितनी बड़ी कोई और कंपनी है जिसका वह कंपाउंड रिटर्न हो। तो बधाई, यह एक अच्छा मापदंड है। खैर, टेस्ला में हमारी एक अविश्वसनीय टीम है और यही कारण है। तो मैं असली मुद्दे पर आना चाहता हूं, प्रौद्योगिकी के बारे में सार्थक हिस्से पर, संभावनाओं पर। मैं आई और रोबोटिक्स, एनर्जी, स्पेस और प्रगति के बारे में बात करना चाहता हूं, जो अंततः इंजीनियरिंग, अनुशासन, स्केल और एग्जीक्यूशन पर आती है। और बहुत कम लोग, अगर कोई है भी, के पास इन मुद्दों का सीधे सामना करने का अनुभव और दृढ़ता है। सिर्फ विचार ही नहीं, बल्कि इतनी सारी अलग अलग प्रौद्योगिकियों में एग्जीक्यूशन। एलन, और इसीलिए मुझे लगा कि हमारे लिए देवोस में यह संवाद करना महत्वपूर्ण है। तो आप वर्तमान में एआई पर, रोबोटिक्स पर, अंतरिक्ष पर, ऊर्जा पर एक साथ काम कर रहे हैं। जब आप इन प्रयासों को देखते हैं तो इंजीनियरिंग के नजरिए से उनमें क्या समानता है? खैर, वे सभी बहुत मुश्किल तकनीकी चुनौतियां हैं, लेकिन मेरी कंपनियों का समग्र लक्ष्य सभ्यता के भविष्य को अधिकतम करना है। बुनियादी तौर पर इस संभावना को अधिकतम करना कि सभ्यता का एक महान भविष्य हो और चेतना को पृथ्वी से आगे फैलाना। तो उदाहरण के लिए स्पेसएक्स को लीजिए। स्पेसएक्स का लक्ष्य रॉकेट प्रौद्योगिकी को उस स्तर तक विकसित करना है जहां हम जीवन और चेतना को पृथ्वी से आगे बढ़ा सके, चंद्रमा पर, मंगल पर, अंततः अन्य तारा प्रणालियों तक। और मुझे लगता है कि हमें हमेशा चेतना जीवन को जैसा हम जानते हैं, नाजुक और असुरक्षित देखना चाहिए, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार हम कहीं और जीवन के बारे में नहीं जानते। पता है, मुझसे अक्सर पूछा जाता है क्या हमारे बीच एलियन हैं, और मैं कहता हूं कि मैं एक हूं, लेकिन या आप भविष्य से हैं। वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो लेकिन मुझे लगता है अगर कोई जानता होगा कि क्या हमारे बीच एलियन हैं, तो वह मैं ही होऊंगा। और हमारे पास वहां 9000 उपग्रह हैं
और एक बार भी हमें किसी एलियन अंतरिक्ष यान के चारों ओर से मोड़ना नहीं पड़ा। तो मैं ऐसा हूं, मुझे नहीं पता। नतीजा यह है कि मुझे लगता है कि हमें यह मान लेना चाहिए कि जीवन और चेतना अत्यंत दुर्लभ है और शायद सिर्फ हम ही हैं। और अगर ऐसा है तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है कि चेतना की रोशनी बुझे नहीं, क्योंकि मेरे देखने का तरीका यह है, मेरे मन में एक छवि है विशाल अंधकार में एक छोटी सी मोमबत्ती की, चेतना की एक छोटी सी मोमबत्ती जो आसानी से बुझ सकती है। और इसीलिए जीवन को बहुग्रहीय बनाना महत्वपूर्ण है, ताकि अगर पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा आती है तो चेतना जारी रहे। यही स्पेसएक्स का उद्देश्य है। टेस्ला स्पष्ट रूप से टिकाऊ प्रौद्योगिकी के बारे में है और इस समय हमने अपने मिशन में टिकाऊ समृद्धि भी जोड़ दी है। तो रोबोटिक्स और एआई के साथ यह वास्तव में सभी के लिए समृद्धि का रास्ता है। अगर आप कहें, पता है, लोग अक्सर वैश्विक गरीबी हल करने या मूल रूप से यह कि हम कैसे सबको बहुत उच्च जीवन स्तर दे सकते हैं, इसकी बात करते हैं। मैं सोचता हूँ ऐसा करने का एकमात्र तरीका एआई और रोबोटिक्स है, जिसका मतलब यह नहीं है कि इसकी अपनी समस्याएं नहीं हैं। मेरा मतलब है हमें एआई के साथ बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें रोबोटिक्स के साथ बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम अपने आप को जेम्स कैमरून की फिल्म में नहीं पाना चाहेंगे। पता है, टर्मिनेटर उनकी शानदार फिल्में हैं, मुझे उनकी फिल्में पसंद हैं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से टर्मिनेटर में नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके पास सर्वव्यापी एआई है जो मूल रूप से मुफ्त या उसके करीब है, और सर्वव्यापी रोबोटिक्स, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक विस्फोट होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक विस्तार होगा जो वास्तव में सभी पूर्व उदाहरणों से परे है। एलन, क्या वह विस्तार व्यापक हो सकता है? या यह संकीर्ण है? और यह कैसे बनाया जा सकता है? यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे व्यापक बना सकता है? हाँ, यह मेरा मतलब है। इसे समझने का एक तरीका यह है कि अगर आपके पास बड़ी संख्या में ह्यूमनॉइड रोबोट हैं, आर्थिक उत्पादन होगा प्रति रोबोट औसत उत्पादकता गुणा रोबोटों की संख्या। सही। और वास्तव में मेरी भविष्यवाणी है कि भविष्य के सौम्य परिदृश्य में हम रोबोट वास्तव में इतने सारे रोबोट और एआई बनाएंगे कि वे वास्तव में सभी मानवीय जरूरतों को संतृप्त कर देंगे। मतलब, आप एक समय पर रोबोट से कुछ मांगने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे, जैसे वहां सामान और सेवाओं की इतनी अधिकता होगी, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी है कि वहां लोगों से ज्यादा रोबोट होंगे। लेकिन उस परिदृश्य में मानवीय उद्देश्य फिर कैसे होगा? हाँ, मेरा मतलब है, पता है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, पता है, लेकिन मेरा मतलब है यह एक जरूरी जैसे आप दोनों नहीं रख सकते। आपके पास काम जो करना ही है और सभी के लिए अद्भुत समृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यह काम है जो करना ही है तो तब आप और सिर्फ कुछ लोग ही इसे कर सकते हैं, तब आप समृद्धि नहीं रख सकते, तब यह संकीर्ण है। बिल्कुल। तो लेकिन अगर आपके पास अरबों ह्यूमनॉइड रोबोट हैं, और मुझे लगता है कि होंगे, मुझे लगता है कि पृथ्वी पर हर व्यक्ति के पास एक होगा और चाहेगा, क्योंकि आप कौन नहीं चाहेगा एक रोबोट को, पता है, यह मानते हुए कि यह बहुत सुरक्षित है, आपके बच्चों पर नजर रखे, आपके पालतू की देखभाल करे। अगर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, यह उनकी देखभाल करना बहुत मुश्किल है। महंगा, हाँ, यह महंगा है, और बस इतने लोग नहीं हैं जो देखभाल कर सकें। बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त युवा लोग नहीं हैं। सही। तो अगर उनके पास एक रोबोट होता जो एक बुजुर्ग माता पिता की देखभाल और सुरक्षा कर सकता, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा होगा। यह रखने के लिए एक अद्भुत चीज होगी, और यह मुझे लगता है कि हमारे पास वे चीजें होंगी। तो मेरा मतलब है, कुल मिलाकर मैं भविष्य के बारे में बहुत आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि हम अद्भुत समृद्धि के भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जो बहुत कूल है।
और निश्चित रूप से हम इतिहास के सबसे दिलचस्प समय में हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में एक और दिलचस्प समय है, लेकिन क्या आप और मैं इस नए इतिहास में बुढ़ापे को उलट सकते हैं या हम इसे देखने वाले हैं? पता है, मैंने बुढ़ापे वाले सामान पर ज्यादा समय नहीं दिया है। मैं सोचता हूं यह एक बहुत हल करने योग्य समस्या है। जैसे आप, मुझे लगता है जब हम यह पता लगाएंगे कि बुढ़ापा किस कारण होता है, मुझे लगता है हम पाएंगे कि यह अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट है। यह कोई सूक्ष्म चीज नहीं है। मैं यह कहता हूं कि यह सूक्ष्म नहीं है क्योंकि आपके शरीर की सभी कोशिकाएं, पता है, कुछ हद तक एक ही दर से बूढ़ी होती हैं। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को बूढ़ी बाई बाह और जवान दाई बाह के साथ नहीं देखा। तो ऐसा क्यों है? इसका मतलब है कि एक घड़ी होनी चाहिए, एक सिंक्रोनाइजिंग घड़ी, सही, जो आपके शरीर की 35 खरब कोशिकाओं में समन्वय कर रही है। और पता है, वैसे मृत्यु का कुछ फायदा भी है। यह ऐसा है कारण है कि हमारी वास्तव में लंबी आयु नहीं है, क्योंकि अगर लोग हमेशा के लिए या बहुत लंबे समय तक जीते हैं तो मुझे लगता है कि समाज के जम जाने, चीजों के जस की तस बने रहने का कुछ जोखिम है। और पता है, यह स्थिर हो सकता है बस गतिशीलता की कमी। लेकिन यह कहने के बाद, क्या मुझे लगता है कि हम जीवन को बढ़ाने के तरीके खोज लेंगे और शायद बुढ़ापे को उलट भी देंगे? मुझे लगता है यह बहुत संभव है। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो उस भविष्य के बारे में जिसकी आप बात करते हैं, एआई मॉडल, स्वायत्त मशीनें, रॉकेट, ये सब भारी बढ़ोतरी पर निर्भर करते हैं। कंप्यूट पावर की, ऊर्जा की भारी बढ़ोतरी, महंगी ऊर्जा, विनिर्माण पैमाने पर वहां पहुंचने में क्या बाधाएं हैं? और फिर एक बार फिर उन सभी खर्चों के साथ हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह व्यापक हो, संकीर्ण नहीं? मैं बस यह सोचता हूं कि स्वाभाविक बात यह है कि यह बहुत व्यापक होने वाला है, क्योंकि एआई कंपनियां जितने हो सके उतने ग्राहक तलाशेंगी और एआई की लागत पहले से ही बहुत कम है और हर साल गिर रही है। मेरा मतलब है, एआई की लागत लगभग सार्थक रूप से महीने दर महीने बदल रही है। ओपन मॉडल्स अब हर जगह हैं। हाँ, बहुत ओपन मॉडल्स हैं और ओपन मॉडल्स केवल इतना पीछे हैं, शायद 1 साल पीछे। सही, प्राइवेट मतलब बंद मॉडल्स। तो मैं सोचता हूँ एआई कंपनियां जितने हो सके उतने ग्राहक तलाशेंगी, जिसका मतलब है वे दुनिया को एआई देंगी, लेकिन वहां पहुंचने की लागत, कंप्यूट चिप्स, फैब, उसे पावर देना, मेरे लिए वे क्या है पता है, वे बहुत बड़े सीमित कारक। हाँ, मुझे लगता है एआई डिप्लॉयमेंट के लिए मूलभूत सीमित कारक है विद्युत शक्ति। यह बस यही है, यह ऊर्जा है। हाँ, मेरा मतलब है हम देख रहे हैं एआई चिप उत्पादन की दर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बिजली उत्पादन की दर 3 से 4% सालाना अधिकतम। हाँ, यह स्पष्ट है कि हम बहुत जल्द, शायद इसी साल के अंत तक, हम उतने चिप्स का उत्पादन करने वाले हैं जितने हम चालू नहीं कर सकते। चीन को छोड़कर, चीन में बिजली का विकास जबरदस्त है। वे हमारी बात करते हुए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में चीन में सोलर सबसे बड़ी चीज है। तो चीन का, मेरा मानना है, चीन की सोलर पर उत्पादन क्षमता 1500 गीगावाट सालाना है और वे 1000 गीगावाट सालाना से अधिक सोलर डिप्लॉय कर रहे हैं। अब पता है, निरंतर सोलर लोड के लिए आप इसे लगभग 4 या 5 से विभाजित करते हैं। मान लीजिए वह लगभग 250 गीगावाट स्थिर शक्ति है बैटरियों के साथ मिलाकर, और यह बहुत बड़ी संख्या है। यह अमेरिका में औसत बिजली उपयोग का आधा है। सही, तो अमेरिका की बिजली औसत उपयोग है 500 गीगावाट। चीन सिर्फ सोलर में, बस जैसे सिर्फ सोलर में इतना यह स्थिर शक्ति प्रदान कर सकता है। और बैटरियां, चीन सिर्फ सोलर से अमेरिकी बिजली उत्पादन का आधा हर साल कर सकता है। सोलर अब तक का सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का, और वास्तव में जब आप पृथ्वी से परे या यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी देखें, सूर्य सभी ऊर्जा का 100% तक पहुँच जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर विचार करना है।
तो यह सूर्य सौर मंडल के द्रव्यमान का 99.8% है। बृहस्पति लगभग 0.1% है और बाकी सब मिश्र है। अब भले ही आप बृहस्पति को एक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर में जलाते, सूर्य द्वारा उत्पादित ऊर्जा की मात्रा अभी भी 100% तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बृहस्पति केवल 0.1% है। अगर आप 3 और बृहस्पति हमारे सौर मंडल में टेलीपोर्ट करते और 3 और बृहस्पति और सौर मंडल की हर चीज को जलाते, सूर्य की ऊर्जा अभी भी 100% तक पहुंच जाएगी। तो यह वास्तव में सब कुछ सूर्य के बारे में है। और इसीलिए एक चीज जो हम स्पेसएक्स के साथ कुछ वर्षों के भीतर करेंगे, वह है सोलर पावर्ड एआई उपग्रह लॉन्च करना। सही, क्योंकि अंतरिक्ष वास्तव में विशाल शक्ति का स्रोत है और फिर आपको पृथ्वी पर कोई जगह नहीं लेनी पड़ती। अंतरिक्ष में इतनी जगह है और आप विशाल पैमाने तक जा सकते हैं। मेरा मतलब है आप कर सकते हैं, मुझे लगता है अंततः सैकड़ों टेरावाट सालाना तक। हम आपने और मैंने पहले ये बातचीत की है, लेकिन आप दर्शकों को क्यों नहीं बताते अमेरिका के लिए क्या करना पड़ेगा और किस तरह की भूगोल की जरूरत पड़ेगी कि वह सोलर फील्ड हो जो संयुक्त राज्य अमेरिका को विद्युतीकृत कर दे। और फिर मुझे एक सवाल पूछने दीजिए, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे था? तो मेरा मतलब है, मुझे लगता है इसके बारे में सोचने का एक मोटा तरीका यह है, 100 मील बाई 100 मील, हम इसे 160 किलोमीटर बाई 160 किलोमीटर कहेंगे। सोलर का संयुक्त राज्य अमेरिका को पूरी तरह से बिजली देने के लिए पर्याप्त है। तो 100 मील बाई 100 मील क्षेत्र है। मेरा मतलब है आप मूल रूप से यूटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको का एक छोटा कोना ले सकते हैं। जाहिर है यह सब एक जगह नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन आप यह अमेरिका के क्षेत्रफल का बहुत छोटा प्रतिशत है अमेरिका द्वारा उपयोग की जाने वाली सारी बिजली पैदा करने के लिए। और यही सच है वास्तव में, मेरा मतलब है यूरोप के लिए भी। आप एक छोटा हिस्सा ले सकते हैं, आप अपेक्षाकृत कम आबादी वाले इलाके ले सकते हैं जैसे स्पेन और सिसिली के, और यूरोप की जरूरत की सारी बिजली शक्ति पैदा कर सकते हैं। तो आपको क्यों नहीं लगता कि यहाँ और संयुक्त राज्य अमेरिका में उस ओर कोई आंदोलन है? खैर है जैसा चीन में है। खैर दुर्भाग्य से अमेरिका में सोलर के लिए टैरिफ बाधाएं बेहद अधिक हैं और इसे सोलर डिप्लॉयमेंट का अर्थशास्त्र कृत्रिम रूप से इतना महंगा हो जाता है क्योंकि चीन लगभग सारा सोलर बनाता है और वह टैरिफ यूरोप या अमेरिका के लिए इसे व्यावसायिक रूप से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर यह उस पैमाने का है? हाँ, मैं सोचता हूँ। खैर मैं आपको बता सकता हूँ हम क्या करने वाले हैं। पता है, स्पेसएक्स और टेस्ला में हम बड़े पैमाने पर सोलर बना रहे हैं। सही, तो स्पेसएक्स और टेस्ला की टीमें अलग अलग तौर पर अमेरिका में निर्मित सौर ऊर्जा का 100 गीगावाट सालाना बनाने के लिए काम कर रही हैं। और वह शायद हमें लगेगा, मुझे नहीं पता, 3 साल या कुछ ऐसा, लेकिन ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। हम और पता है मैं दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। हम स्पष्ट रूप से अमेरिकी टैरिफ नीति को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन अन्य देशों के लिए मैं फिर से कहूंगा, पता है चीन सोलर सेल बनाता है जो अविश्वसनीय रूप से कम लागत वाले हैं और मुझे लगता है बड़े पैमाने पर सोलर करना उचित होगा। तो मुझे पता है आप रोबोटिक्स पर कुछ बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं और यह क्या कर सकता है। मेरा मतलब है जब मैं फैक्ट्री गया आपने मुझे वे रोबोट दिखाए थे। खैर आपने अरबों रोबोटों के बारे में बात की, लेकिन कितनी जल्दी और कितनी जल्दी उन्हें एक विनिर्माण सेटिंग में तैनात किया जा सकता है, कितनी जल्दी उनका उपयोग किया जा सकता है और कार्यात्मक बनाया जा सकता है और वह समृद्धि पैदा की जा सकती है जिसकी आपने बात की। खैर ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है हमारे पास टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट के कुछ ऐसे हैं जो फैक्ट्री में सरल कार्य कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं शायद इस साल के अंत तक, मुझे लगता है वे और अधिक जटिल कार्य कर रहे होंगे
और लेकिन फिर भी एक औद्योगिक वातावरण में तैनात, और शायद अगले साल, कभी मैं कहूँगा कि अगले साल के अंत तक, मैं सोचता हूँ हम ह्यूमनॉइड रोबोट जनता को बेच रहे होंगे। वह तब होगा जब हमें आश्वस्त होगा कि यह बहुत उच्च विश्वसनीयता वाला है, बहुत उच्च सुरक्षा वाला है, और कार्यक्षमता की सीमा भी बहुत अधिक है। आप मूल रूप से इसे वह सब करने के लिए कह सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप इसे पहले से ही टेस्ला कारों में देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर में बदलाव जो आप कर रहे हैं। और यह क्या है, हर तिमाही में अब एक सॉफ्टवेयर बदलाव जो कार के भीतर रोबोट की क्षमता को उन्नत करता है। हाँ, टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर, हम इसे कभी कभी हफ्ते में एक बार अपडेट करते हैं, और हाल ही में कुछ बीमा कंपनियों ने कहा है कि यह वास्तव में इतना सुरक्षित है। जब टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग इतनी सुरक्षित है कि वे ग्राहकों को आधी कीमत पर बीमा की पेशकश कर रहे हैं अगर वे अपनी कार में टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग का उपयोग करते हैं, और बीमा कंपनी द्वारा इसकी निगरानी की जा सकती है। क्या यह समझौते का हिस्सा है तब? हाँ, लेकिन मुझे लगता है सेल्फ ड्राइविंग कारें मूल रूप से इस बिंदु पर एक हल की हुई समस्या है, सही। और टेस्ला ने कुछ शहरों में रोबोट टैक्सी सेवा शुरू कर दी है, और सही, हम इस साल के अंत तक अमेरिका के भीतर बहुत व्यापक हो जाएगी, और फिर हमें उम्मीद है कि यूरोप में पर्यवेक्षित फुल सेल्फ ड्राइविंग अनुमति अगले महीने मिल जाएगी। सचमुच इतनी जल्दी था, और फिर शायद चीन के लिए भी ऐसा ही टाइमिंग होगी, उम्मीद है। मैं अंतरिक्ष पर आना चाहता हूँ क्योंकि ऐतिहासिक रूप से अंतरिक्ष बहुत पूंजी प्रधान रहा है। ऐतिहासिक रूप से यह सरकारों द्वारा किया गया है। जाहिर है स्पेसएक्स ने पूरे मॉडल को बदल दिया, लेकिन हमने इसे धीमे पैमाने पर देखा है, और अब मैं इसे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं और अन्य चीजें, हमें बताइए। स्वचालन और एआई कैसे अर्थशास्त्र बदल रहा है अंतरिक्ष में निर्माण और तैयारी और संचालन के लिए। जरूर। खैर, महत्वपूर्ण सफलता, जो वह प्रमुख सफलता जो स्पेसएक्स इस साल हासिल करने की उम्मीद कर रहा है, वह है पूर्ण पुनः प्रयोज्यता। तो किसी ने कभी भी एक रॉकेट की पूर्ण पुनः प्रयोज्यता हासिल नहीं की है, जो अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने फाल्कन 9 के साथ आंशिक पुनः प्रयोज्यता हासिल की है, बूस्टर स्टेज को लैंड करके। हमने अब बूस्टर स्टेज को 500 से अधिक बार लैंड किया है, लेकिन हमें ऊपरी स्टेज को फेंकना पड़ता है। ऊपरी स्टेज फाल्कन 9 के लिए वापसी पर जा जाती है, तो और उसकी लागत एक छोटे से मध्यम आकार के जेट के बराबर है। तो लेकिन स्टारशिप के साथ, जो एक विशाल रॉकेट है, यह अब तक बनाई गई सबसे बड़ी उड़ान मशीन है। यह वह रॉकेट है जिसका उपयोग आप मंगल पर जाने के विचार के लिए कर रहे हैं, सही। मंगल और चंद्रमा पर, साथ ही उच्च मात्रा वाले उपग्रह सामान के लिए। तो स्टारशिप, उम्मीद है इस साल हमें स्टारशिप के लिए पूर्ण पुनः प्रयोज्यता साबित कर देनी चाहिए, जो होगी एक गहन आविष्कार, क्योंकि अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत 100 के कारक से गिर जाएगी जब आप पूर्ण पुनः प्रयोज्यता हासिल कर लेते हैं, सही। यह वही आर्थिक अंतर है जिसकी आप उम्मीद करेंगे, मान लीजिए एक पुनः प्रयोज्य विमान और एक गैर पुनः प्रयोज्य विमान के बीच। जैसे अगर आपको हर उड़ान के बाद अपना विमान फेंकना पड़े तो वह बहुत महंगी उड़ान होगी, लेकिन अगर आपको सिर्फ ईंधन भरना है तो यह ईंधन की लागत है। और तो यह वास्तव में मूलभूत सफलता है, जो अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत को हम सोचते हैं विमान पर माल ढुलाई की लागत से नीचे ले आती है। तो पता है, $100 प्रति पाउंड से नीचे आसानी से। तो यह बड़े उपग्रहों को अंतरिक्ष में रखना बहुत कम, बहुत सस्ता बना देता है। और फिर जब आपके पास अंतरिक्ष में सोलर होता है तो आपको 5 गुना अधिक प्रभावशीलता मिलती है, शायद उससे भी अधिक जमीन पर सोलर की तुलना में, क्योंकि यह हमेशा धूप रहती है, यह ठंडा है, यह हमेशा, खैर यह हमेशा धूप रहती है, इसलिए दिन रात चक्र या मौसमियता या मौसम नहीं होता।
और आपको लगभग 30% अधिक शक्ति अंतरिक्ष में मिलती है, क्योंकि आपके पास शक्ति का वायुमंडलीय क्षय नहीं होता। शुद्ध प्रभाव यह है कि सोलर 5 गुना अधिक कोई भी दिया गया सोलर पैनल अंतरिक्ष में जमीन पर की तुलना में 5 गुना अधिक ऊर्जा करेगा। क्या ऐसा करने और फिर उस शक्ति को लेकर वापस पृथ्वी पर लाने की कोई क्षमता है? ऐसा करने का कोई तरीका है, या आप बस उस शक्ति को ले रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं ज़रूरतों के लिए, जैसे अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर बना? मैं सोचता हूँ यह मामला है, यह एक नोब्रेनर है अंतरिक्ष में एआई सोलर पावर्ड एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए, क्योंकि जैसा आपने बताया यह अंतरिक्ष में बहुत ठंडा भी है। अगर आप छाया में हैं तो यह अंतरिक्ष में बहुत ठंडा है, बस 3 डिग्री केल्विन। तो आपके पास बस सूरज का सामना करते हुए सोलर पैनल है और फिर एक रेडिएटर जो सूर्य से दूर इंगित है, तो उस पर सूर्य का आपतन नहीं होता और फिर यह ठंडा हो जाता है। यह एक बहुत कुशल कूलिंग सिस्टम है। तो कुल मिलाकर प्रभाव यह है कि एआई रखने की सबसे कम लागत वाली जगह अंतरिक्ष होगी, और यह 2 साल के भीतर सच हो जाएगा, शायद 3 सबसे देर से। वाह, तो 10 या 20 साल आगे देखते हुए आप एआई या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ सफलता का वर्णन कैसे करेंगे, और आप इसे कहाँ देखते हैं? क्या आप अधिक निश्चित हैं कि अगले 3 साल या 5 या 10 में क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता 10 साल में क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरह से एआई प्रगति कर रहा है, मुझे लगता है हमारे पास एआई हो सकता है जो इस साल के अंत तक किसी भी इंसान से अधिक बुद्धिमान है, और मैं कहूँगा अगले साल से देर नहीं होगी। वाह, और फिर शायद 2030 या 2031 तक, इसे अब से 5 साल बाद कह लीजिए, एआई सारी मानवता सामूहिक रूप से अधिक बुद्धिमान हो जाएगा। हमारे पास बस कुछ ही मिनट बचे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आपको 1 सेकंड के लिए मानवीय बनाना चाहता हूं, ताकि कोई अटकल न लगाए कि आप पीस हैं। सही, मैं चाहता हूं, मेरा मतलब है, मैं यह सवाल इस तरह फ्रेम करूंगा कि आप 21वीं सदी के सबसे सफल उद्यमी औद्योगिकपति हैं, शायद उससे भी आगे। मैं चाहता हूं, तो मैं वास्तव में यह जानना चाहता हूं, क्या आपको प्रेरित किया? किसने प्रेरित किया? आपकी जिज्ञासा की नींव क्या थी? और महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या आपके जीवन और करियर में कभी कोई यह पल अचानक ज्ञान हुआ? खैर, मेरा मतलब है, बच्चे के रूप में मैंने बहुत सारी साइंस फिक्शन, साई-फाई, फैंटेसी किताबें पढ़ी। हाँ, हमने बात की, और कॉमिक बुक्स, और मुझे हमेशा प्रौद्योगिकी पसंद थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आज जहां हूं वहां होऊंगा, अविश्वसनीय रूप से असंभव लगता है। लेकिन हाँ, मैं भविष्य के बारे में, साइंस फिक्शन के बारे में किताबें पढ़कर प्रेरित हुआ था, और मेरा अनुमान है मैं साइंस फिक्शन को गैर फिक्शन बनाना चाहता था, कभी न कभी साइंस फिक्शन को साइंस फैक्ट में बदल देना चाहता था। और हम चाहते हैं स्टार फ्लीट और स्टार ट्रेक जैसा, असल में सचमुच के लिए, जहां हमारे पास वास्तव में विशाल अंतरिक्ष यान हो, अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करते हुए अन्य ग्रहों पर जा रहे हों, अन्य तारा प्रणालियों की यात्रा कर रहे हों, बीम अप होकर न्यूयॉर्क वापस जाना। मैं तो बस न्यूयॉर्क वापस बीम हो जाना चाहूंगा, उड़ान भरने के बजाय। स्टार ट्रेक के बारे में बात करें? नहीं, मेरा अनुमान है, मेरा केंद्रीय, मेरे पास, जिसे मैं जिज्ञासा का दर्शन कहूंगा। मैं समझना चाहता हूं जीवन का अर्थ। पता है, क्या स्टैंडर्ड मॉडल सही है? भौतिकी का मानक मॉडल जीवन की शुरुआत, अस्तित्व की शुरुआत और ब्रह्मांड के अंत के संबंध में वे कौन से सवाल हैं जो हम नहीं जानते कि पूछने चाहिए, जो हमें पूछने चाहिए? और एआई इन चीजों में हमारी मदद करेगा। तो मैं बस यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हम यहाँ कैसे पहुंचे, क्या चल रहा है, क्या वास्तविक है, क्या एलियन हैं, शायद हैं। और अगर हमारे पास अंतरिक्ष यान हैं जो अन्य तारा प्रणालियों की यात्रा कर रहे हैं, हम पा सकते हैं, हम एलियन से मुलाकात कर सकते हैं, और या हम कई लंबे समय से मृत एलियन सभ्यताएं पा सकते हैं। लेकिन मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या चल रहा है,
मैं ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हूँ और यही मेरा दर्शन है। क्या आप अपने जीवन काल में कभी मंगल पर जाते हुए दिखते हैं? मेरा मतलब है, मैं कहूँगा जैसे, पता है, मैं यह एक लंबी प्रतिबद्धता है। मुझसे पूछा गया है, क्या यह 3 साल हर तरफ का नहीं है? यह 6 महीने है। 6 महीने, बस इतना ही। हाँ, 6 महीने। लेकिन ग्रह केवल हर 2 साल में संरेखित होते हैं। ठीक है, तो हाँ, मुझसे कुछ बार पूछा गया है जैसे, क्या मैं चाहता हूँ, पता है, मंगल पर मरना, और मैं ऐसा हूँ, हाँ, लेकिन बस प्रभाव पर नहीं। यह एक अच्छा जवाब है। वैसे भी हमारा समय खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी ने इसका आनंद लिया। एलन मस्क के इर्द गिर्द बहुत सारी मिथकें हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, वह एक महान दोस्त हैं और मैं लगातार उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और मैं पूरी तरह प्रेरित हूँ। उन्होंने क्या किया है, उनसे प्रेरित हुआ हूँ, वह कौन है, और मैं पूरी तरह प्रेरित हूँ भविष्य के उनके विजन से, और मुझे नहीं लगता कि यह इतना बुरा भविष्य है, और मैं उनकी आशावाद से सहमत हूँ। तो एलन, धन्यवाद। कोई अंतिम शब्द? खैर, मुझे लगता है आम तौर पर मेरे अंतिम शब्द होंगे, मैं सभी को भविष्य के बारे में आशावादी और उत्साहित होने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। अच्छा, और आम तौर पर मुझे लगता है जीवन की गुणवत्ता के लिए यह वास्तव में बेहतर है आशावादी और गलत होने की तरफ होने के बजाय निराशावादी और सही होने के। उस नोट पर, पता है, मुझे लगता है आपको इसकी ज़रूरत है।